ये वो मोमेंट था जब मैंने पहली बार गोजो को सुकुना का पंच खाते हुए देखा। तुम कमेंट्स में बताओ अगर तुमने इस चैप्टर से पहले कभी गोजो को पंच खाते हुए देखा है। स्टार्टिंग में मुझे बुरा लगा बट ये अपना यूटा था तो मैंने जान ही दिया। सो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है यूटा और सुकुना दोनों एक साथ डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट कर देते हैं। यूटा एग्जैक्टली गोजो की तरह एक बास्केटबॉल साइज का अपना अनलिमिटेड वॉइड बनाता है। ये वही स्ट्रेटेजी है जो गोजो ने पहले सुकुना के मेलेवोलेंट श्राइन को काउंटर करने के लिए यूज की थी। एज यू नो बैरियर छोटा करने से उसका लिमिटेड वॉइड स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो मेलेवोलेंट श्राइन का इफेक्ट 3 मिनट तक सरवाइव कर सकता है। पर तुम्हें तो पता ही है सुकुना भी जीनियस था। उसने भी मेलेवोलेंट श्राइन की रेंज को कंप्रेस करके सिर्फ अनलिमिटेड वॉइड के आउटर शेल तक कर दिया। तुम सबको पता ही होगा सुकुना ने जो लास्ट डोमेन खोला था वो 99 सेकंड्स की टाइम लिमिट पे था, लेकिन दिस टाइम वो टाइम लिमिट कंप्लीटली रिमूव हो चुकी है। अब दोनों के पास सिर्फ 3 मिनट्स का टाइम है। अगर यूटा 3 मिनट के अंदर सुकुना को इतना डैमेज कर देता है कि वो डोमेन मेंटेन ना कर सके तो अनलिमिटेड वॉइड जीत जाएगा, और अगर सुकुना बैरियर तोड़ देता है तो बाहर के सारे सॉर्सर्स खत्म। फाइट शुरू होते ही यूटा ब्लू यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना सीधा उसके पास पहुंचकर इन्फिनिटी को पास करके पंच मार देता है। यूटा शॉक में चले जाता है कि सुकुना ने इन्फिनिटी कैसे बाईपास कर ली, और हमें पता है सुकुना डोमेन एम्प्लीफिकेशन यूज कर रहा था एंड डोमेन एम्प्लीफिकेशन कैन बाईपास इन्फिनिटी। सुकुना ये भी बोलता है कि गोजो के साथ डोमेन के अंदर जो कुछ भी फाइट हुई थी उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, और ये बात सच भी थी क्योंकि मेमे के क्रोज बाहर से देख पाते हैं बस, और डोमेन के अंदर क्या चल रहा था उन्हें कुछ भी नहीं पता था। बाहर मीनवाइल फुल्ली मैनिफेस्टेड रीका यूटा की ओरिजिनल बॉडी को पकड़कर रो रही होती है क्योंकि यूटा का असली बॉडी ऑलमोस्ट लाइफलेस पड़ा हुआ है। फाइट कंटिन्यू होती है और यूटा को रियलाइज होता है कि रीका उसके साथ नहीं आई क्योंकि वो अब भी फिजिकली यूटा के पास है, इसलिए अब उसके पास सिर्फ लिमिटलेस ही है। दूसरी तरफ सुकुना भी वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास रिक्वायर्ड हाथ ही नहीं बचे हैं, इसलिए वो सिर्फ डोमेन एम्प्लीफिकेशन से इन्फिनिटी को बाईपास कर रहा है। और इस पॉइंट पे उन सबका डाउट क्लियर कर देता हूँ। सुकुना अपनी हियान एरा फॉर्म में है और वो गोजो से लड़ रहा है। इवन दो मेंटली यहाँ गोजो नहीं है, यहाँ यूटा है, बट समझने वालों के लिए इशारा काफी है। थ्योरी में तो एडवांटेज यूटा के पास था लेकिन प्रैक्टिकली बिल्कुल भी नहीं। गोजो के लंबे हाथ, 6 आईज और लिमिटलेस को कंट्रोल करना इतना डिफिकल्ट था कि रिप्लेसमेंट ट्रेनिंग के बाद भी यूटा प्रॉपर्ली अडेप्ट नहीं कर पा रहा था। एक पॉइंट पर तो वो ब्लू को मिसफायर भी कर देता है। सुकुना उसका मजाक उड़ाता है भाई। सुकुना कहता है यहाँ इस चीज का वक्त नहीं है बच्चे, और फिर यूटा मन ही मन अपने गोजो सेंसे को याद करता है और रियलाइज करता है कि गोजो सेंसे ने कितनी हार्ड ट्रेनिंग करी थी जो कि वो हर समय अपने आप को दी स्ट्रॉन्गेस्ट कहते थे। और यूटा को समझ आ जाता है कि अगर अब जीतना है तो हॉलो पर्पल यूज करना ही पड़ेगा। वो गोजो की मेमोरीज को याद करके चैंट्स और हैंड साइन स्टार्ट करता है, लेकिन सुकुना उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और कंटिन्यूअसली अटैक करता रहता है ताकि हॉलो पर्पल कंप्लीट ही ना हो सके। इस पूरी बैटल के दौरान सुकुना को पता चल चुका था कि यूटा बस गोजो की पावर्स यूज कर सकता है। इवन दो वो केंजाकू की एबिलिटी के थ्रू गोजो की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, बट वो इसे ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता, और बस वो यही सोच रहा होता है कि इसकी कॉपी टेक्निक का ड्यूरेशन क्या है और फिर क्या होगा जब वो ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा। एंड उसी के बाद यूटा कुछ ऐसा करता है जो किसी ने नहीं सोचा था। वो सीक्रेटली ब्लू यूज करके एक वॉइस रिकॉर्डर डोमेन के अंदर खींच लेता है। रिकॉर्डर प्ले होता है और उसमें टोगे इनुमाकी की आवाज आती है, डोंट मूव। ओरिजिनल कट स्पीच की वजह से सुकुना 1 सेकंड के लिए कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है और बाहर इनुमाकी के मुंह से खून निकल जाता है और वो खांसने लगता है क्योंकि असली टेक्निक उसी की थी। और बस इसी ओपनिंग का वेट था। यूटा फुल इनकेंटेशन कंप्लीट करता है, मैक्सिमम आउटपुट हॉलो पर्पल, एंड यहीं पे चैप्टर क्लिफ हैंगर पर एंड होता है। चलो ये तो बात हुई कि अभी तक की स्टोरी में क्या हुआ, बट मेरी पिछली वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस भी आए थे तो थोड़ा उन पे भी डिस्कस कर लिया जाए। ये रहा क्वेश्चन 1। ये क्वेश्चन पूछा है मोहित ने। सिंपल वे में क्वेश्चन समझाऊं तो बस यही पूछ रहा है कि यूटा ने गोजो की बॉडी में डोमेन एक्सपेंशन कैसे यूज किया, इवन तो गोजो का ब्रेन तो डैमेज हो चुका था। क्या शोको ने गोजो का ब्रेन हील किया है? सो आंसर है नहीं, यूटा ने गोजो का डैमेज्ड ब्रेन यूज ही नहीं किया। केंजाकू की टेक्निक से उसने अपने खुद का हेल्दी ब्रेन गोजो की बॉडी में ट्रांसप्लांट किया था। गोजो के ब्रेन का डैमेज सिर्फ उसके ओरिजिनल ब्रेन तक लिमिटेड था। शोको ने सिर्फ गोजो की बॉडी को स्टिच किया था, और केंजाकू की टेक्निक की वजह से यूटा को गोजो की मेमोरीज, 6 आईज और लिमिटलेस एक्सेस मिल गया, इसलिए यूटा अपने हेल्दी ब्रेन के साथ अनलिमिटेड वॉइड यूज कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सुभन कर पहाड़ी से। ये पूछ रहा है कि यूटा जब रिका को एक बार फुल्ली मैनिफेस्ट कर लेता है तो दोबारा कितने टाइम बाद उसे समन कर सकता है। बेसिकली यार मांगा में तो इसका एग्जैक्ट कूल डाउन कभी रिवील ही नहीं हुआ था। हमें जितना पता है वो ये है कि रिंग पहनने के बाद रिका सिर्फ 5 मिनट के लिए फुल्ली मैनिफेस्ट होती है, उसके बाद उसे अपनी कर्स एनर्जी रिकवर करनी पड़ती है, लेकिन रिकवर
रिकवरी कितने देर में होती है ये अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है रुपेश राजपूत ने। भाई ने बहुत डेलिबरेटली चीजों को एक्सप्लेन किया है, लेकिन भाई का स्ट्रेट क्वेश्चन यही था कि क्या गोजो टेलीपोर्ट करके सुकुना के मेलेवोलेंट शाइन से बाहर निकल सकता है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा डिबेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि गोजो के पास टेलीपोर्टेशन था, तो जब गोजो का डोमेन टूटा तो उसने टेलीपोर्टेशन यूज क्यों नहीं किया। रुपेश भाई का क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा लॉजिकल है और इसमें उन्होंने अपनी राय भी दी है। देखो पहले मैं गोजो का टेलीपोर्टेशन वर्क कैसे करता है वो बता देता हूँ। बेसिकली गोजो एक जीनियस है, उसका टेलीपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट उसके लिमिटलेस कर्स टेक्निक पर बेस्ड है, मोर स्पेसिफिकली उसके ब्लू पर। सो गोजो अपने करंट लोकेशन और डेस्टिनेशन के बीच के स्पेस को कंप्रेस कर देता है। मतलब वो खुद सुपर स्पीड से ट्रैवल नहीं करता, बल्कि दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को इतना कम कर देता है कि वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए नेगेटिव डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है। गोजो स्पेस को इस तरह मैनिपुलेट करता है कि बीच का गैप्स कोलैप्स हो जाता है और इससे वो इंस्टेंटली डेस्टिनेशन की तरफ पुल हो जाता है। गोजो अपनी ब्लू टेक्निक की अट्रैक्टिव फोर्स यूज करता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन को एक दूसरे की तरफ खींच देते हैं। इसी वजह से बीच का वो स्पेस कंप्रेस हो जाता है और सिक्स साइज स्पेस को मैनिपुलेट करने में हेल्प करती है, बिकॉज उस मूवमेंट पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी पड़ती है। गोजो की सिक्स साइज उसे रियल टाइम में सराउंडिंग्स को एक्यूरेटली एनालाइज करने, क्लियर रूट कैलकुलेट करने और ऑब्स्टिकल से बचने में हेल्प करते हैं। टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट करने के लिए गोजो जनरली एक क्विक हैंड साइन परफॉर्म करता है। सो अब गोजो को या तो डेस्टिनेशन डायरेक्टली दिखनी चाहिए या उसके पास उस जगह की क्लियर मेंटल इमेज होनी चाहिए, ताकि वो एक्यूरेटली स्पेस को मैनिपुलेट कर सके। एंड गोजो सिर्फ खुद को नहीं दूसरों को भी टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन के लिए उसे यूजुअली पहले से बने हुए जुजुत्सु सिगिल्स या फिक्स्ड कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। सो अब जब तुम्हें पता चल चुका है कि गोजो को ये सब चीजें कैलकुलेट करनी होती थी ड्यूरिंग द टेलीपोर्टेशन, ऐसे सिचुएशन में डोमेन के अंदर स्पेस कंप्रेस करना और भी डेंजरस हो सकता था, खासकर जब वो सुकुना का डोमेन हो। ऊपर से डोमेन के अंदर श्योर हिट इफेक्ट एक्टिव होता है और टेलीपोर्टेशन के लिए फोकस और हैंड साइन भी चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, गोजो उस टाइम पे अपनी आरसीटी को एट मैक्सिमम आउटपुट यूज कर रहा था और वो ऑलमोस्ट बर्नआउट स्टेट में था, इसलिए रूल्स के हिसाब से एस्केप करना बहुत मुश्किल था। थोड़ा नैरेटिव पर्सपेक्टिव में जाऊं तो गोजो भागना ही नहीं चाहता था, वो सुकुना को फेस टू फेस हराना चाहता था। ये तो बात हुई लॉजिकल और नैरेटिव पर्सपेक्टिव, बट इन माय ओपिनियन अगर राइटर चाहता तो गोजो को टेलीपोर्ट करवा सकता था, बट राइटर को ये सब करना ही नहीं था। गोजो ऑलरेडी अपनी टेक्निक्स के मामले में सुपीरियर था सुकुना से, और अगर वो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन भी ला देता तब तो भाई सुकुना का गेम खत्म था। अगर तुम पूछोगे क्यों, तो तुमने अभी भी मेरी एक्सप्लेनेशन तो देखी है ना चैप्टर 262 की, क्योंकि यूटा ने खुद अभी ब्लू का यूज करके वॉइस रिकॉर्डर डोमेन के अंदर लाया था। तो जब यूटा गोजो की बॉडी में रहकर ये सब कर सकता है तो गोजो क्या क्या कर सकता था ये तुम जानते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते रहो। तब तक के लिए स्टे अलाइव और लास्ट अलाइव। मैं अपने YouTube चैनल पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ एवरी संडे एंड वेडनेसडे एट 9 PM, जहाँ हम अपने फेवरेट कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। सो लाइव स्ट्रीम में जुड़ना मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं।